नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस अकेडमी में। साथियों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को हल करेंगे और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी लोग नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन ए है योग दर्शन, ऑप्शन बी वेदांत दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी उपनिषद। बताना है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी उपनिषद। उपनिषद जो है ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। जल्दी से बताइए कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। 1296 से 1316 तक, 1286 से लेके 1316 तक, 1303 से लेके 1334 तक, 1410 से लेके 1437 तक। तो जल्दी से बताइए दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक थी। और अलाउद्दीन जो खिलजी था वो जो उसका साम्राज्य विस्तार था वह अफ़गानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। और जो अलाउद्दीन खिलजी था दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख विजय अभियान किया था उसमें 4 विजय अभियान सबसे प्रमुख है। इसमें पहला है गुजरात विजय। गुजरात विजय अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में किया था। और जैसलमेर विजय जो था अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में किया था। और तीसरा नंबर जो है रणथंभौर विजय वह अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किया था। चौथा आपका है चित्तौड़ आक्रमण जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में विजय प्राप्त किया था। तो यहाँ पे इस तरह देखेंगे दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अब सबसे फेमस क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। जल्दी से बताइए कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। सभी लोग जानते हैं सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 में हुआ था। ऑप्शन बी सही है। सिपाही 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। प्राथमिक शिक्षा पे, माध्यमिक शिक्षा पर, स्त्री शिक्षा पे, तकनीकी शिक्षा पे। जल्दी से बताइए हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग जो था वह प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। ऑप्शन ए सही है। कोई पूछेगा हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था तो तुरंत बताइएगा हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सैयद अहमद खान जी ने, मोहम्मद अली जौहर जी ने, मोहम्मद इकबाल ने, सैयद अमीर अली ने। जल्दी से बताइए अलीगढ़
मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए, सैयद अहमद खान जी ने। किसने किया था? सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में। 1875 में किया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में किया गया था। जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था यह पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में के रूप में किया गया था, लेकिन इसका नाम बदलकर 1920 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो कहने मतलब है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो पहले था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, इसका नाम 1920 में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो ऑप्शन ए सही है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? सैयद अहमद खान ने किया। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताना है कि आपको चारों ऑप्शन से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आंधी कहाँ चलती है? उत्तर प्रदेश में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में। लू उत्तर पश्चिम भारत में। आम वर्षा उड़ीसा में। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, आम वर्षा उड़ीसा में। आम वर्षा जानते हैं? आम वर्षा कहाँ होती है? आम वर्षा जो होती है वह केरल में होती है, उड़ीसा में न होकर केरल में होती है। आम वर्षा केरल में होती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्लीज़ आप लोगों को इसको गलती कभी न करिएगा। ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाता है। तो प्लीज़ इस सब क्वेश्चन को बार बार आप लोग रटिए, देखिए, याद कर लीजिए कि कहीं भी आए तो गलती नहीं होना चाहिए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो कोयम्बटूर है। कौन सा है? कोयम्बटूर। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। ऑप्शन ए सही है। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? यह तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख रूप से औद्योगिक नगरी है। यह कहाँ पे है? यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु, ठीक है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर कहते हैं। कोयम्बटूर कहाँ पे है? यह तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? चेनाब नदी, ताप्ती नदी, सतलज नदी, रावी नदी। भाखड़ा बांध जो है वह किस नदी बना है? तो वह सतलज नदी बना है। किस नदी पे? सतलज नदी पे बना है। ऑप्शन सी सही है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है। जो भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में। ध्यान से देखिएगा, भाखड़ा बांध किस नदी बना है? सतलज नदी बना है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में सतलज नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? अब बताना है कि किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। इस शब्द को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक उत्पादन नहीं, सर्वाधिक भंडार पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइए किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। जल्दी से बताइए किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। ऑप्शन डी सही, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। यूरेनियम जो है विश्व में सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। जबकि अगर
उत्पादन की दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो पहले स्थान पे कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पे कनाडा है और तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान दीजिएगा, भंडार के मामले में पूछेगा तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया है, और उत्पादन की दृष्टि से आप पूछेगा प्रश्न तो आप कहेंगे कजाकिस्तान है। पहले नंबर पे कजाकिस्तान है, दूसरे स्थान पे आपका कनाडा है, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम. अनंतम शयनम अयंगर, डॉक्टर पी.बी. चेरियन। जल्दी से बताइए लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.बी. मावलंकर अयंगर थे। ऑप्शन ए सही है। कौन थे? जी.बी. मावलंकर थे। इनका नाम पूरा है गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे जी.बी. मावलंकर जी, इनका जो कार्यकाल था ये 1992 से लेकर 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। कि कब तक लोकसभा अध्यक्ष थे? 1952 से लेके 1956 तक ये लोकसभा के स्पीकर थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 211, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 212। जल्दी से बताइए कि राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद जो 213 है, अनुच्छेद 213 के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो सभी लोग जानते हैं कि संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा, जिसको हम लोग कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग, CAG, कैग। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हम लोग कैग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से बताइए कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वह राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। और अगर हम भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों को अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उसमें पहले स्थान पे आपका सिक्किम आता है, फिर मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, नागालैंड है। अगर हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं तो उसमें सबसे पहले स्थान पे सिक्किम आएगा, दूसरे स्थान पे मिजोरम, तीसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश, चौथे स्थान पे गोवा, 5वें स्थान पे नागालैंड। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है? गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड, किलोवाट घंटा। सभी लोग जानते हैं कि शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड है। क्या है? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल प्रति सेकेंड है। अगला प्रश्न है, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की?
आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, डार्विन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। बताना है कि टूट कर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने किया। तो किसने किया, तो गैलीलियो ने किया। किसने किया, गैलीलियो ने। ऑप्शन बी सही है। टूट कर गिरते पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने किया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की। भारी पानी की खोज किसने की। भारी पानी को D2O भी कहते हैं। क्या कहते हैं, D2O। अल्फ्रेडमेन, रिचार्ड हैंडवेल, यूरे। बताना कि भारी पानी की खोज किसने की थी। भारी पानी की खोज किसने की थी। भारी पानी की खोज यूरे ने की थी। किसने की थी, यूरे साहब ने की थी। कब किया था, 1931 में किया था। 1931 में यूरे साहब ने भारी जल की खोज की थी। और भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है, भारी जल का जो प्रयोग होता है वो परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। जो भारी पानी की होता है इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। और जानते रहिए भारत का पहला भारी जल संयंत्र नागल पंजाब में वर्ष 1962 में कार्यरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, 31 सेंटीग्रेड, 98.6 सेंटीग्रेड, 37 सेंटीग्रेड, 39 सेंटीग्रेड। मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, तो यहाँ पे कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, यहाँ पे ऑप्शन में सही हो जाएगा C 37 सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है 60.9 सेंटीग्रेड। ये कितना होता है, 36.9 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर मनुष्य के शरीर का तापमान 37 सेंटीग्रेड से या तो बहुत ज़्यादा या तो कम होता है, तब उस स्थिति में मनुष्य बीमार पड़ जाता है। अगर मनुष्य का शरीर का तापक्रम या तापमान 37 सेंटीग्रेड रहता है, बना रहता है, स्थिर रहता है, तब तो मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर तापमान ज़्यादा होता है या तापमान नीचे होता है या कम होता है तो मनुष्य तुरंत बीमार पड़ जाता है। तो स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, 37 सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, खसरा। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, तो सभी लोग जानते हैं BCG वैक्सीन क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी सही है। BCG वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है, क्षय रोग में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। बताना है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतलोत्तल लेंस, समतल लेंस। बताना है कि निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है, तो निकट दृष्टि दोष वालों के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है वह लेंस है अवतल लेंस है। ऑप्शन बी सही है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है या पीड़ित व्यक्ति होता है, व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को देख नहीं पाता है। इसमें जस्ट उल्टा होता है। लोग सोचेंगे कि निकट दृष्टि दोष है तो उसको पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी। निकट दृष्टि मतलब पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देगी लेकिन दूर की दिखाई देती है, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष में जो नज़दीक की वस्तु होता है वह इंसान आराम से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं।
जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट किससे महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ हैं या किससे जुड़े हुए हैं? डिजिटल इंडिया मिशन, मेक इन इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? तो यह लोग सभी लोग जानते हैं कि जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट मेक इन इंडिया मिशन के तहत जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी सही है। और सभी लोग जानते हैं मेक इन इंडिया मिशन कब प्रारंभ किया गया था? यह शुरू किया गया था वर्ष 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। मेक इन इंडिया मिशन 2014 में प्रारंभ किया गया था या शुरुआत किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।